आज अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा बताएंगे कि जो डाटा एनालिसिस है वो उसके पब्लिक हेल्थ के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम्म, अम, जो इसके बारे में आज हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आजकल दुनिया में ना डाटा बैंक बने हुए हैं। व्हाट इज अ डाटा बैंक? डाटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी डिजीज, उसकी आउटब्रेक कहाँ हो रही है, कौन सा ऐसी इक्विपमेंट है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, वो दुनिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन सी इनोवेशन हो चुकी है, कौन कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो कि हम हेल्थ से रिलेटेड, जो पब्लिक हेल्थ है उससे रिलेटेड हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पब्लिक हेल्थ डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व collecting, cleaning, and interpreting health related data to make informed decision. What does it mean? Informed decision, इसका मतलब क्या है? जो भी डिसाइड है, जो भी बनना चाह रहा है तो पता हो तो इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब यही है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने फर्ज किया, कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, या आपने कोई नया हॉस्पिटल बनाना है, या आपने कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। अब आप एक ऐसे इलाके में बना दें जहां पर वो कैंसर है ही नहीं, वो डिजीज है ही नहीं, तो आपका जो रिसोर्सेज का, या एक जगह इतने हॉस्पिटल बना दें कि वहां पर लोग कम है और हॉस्पिटल ज्यादा है, तो इट मींस यू नीड टू नो हाउ मच, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर एंड हाउ मेनी वी नीड, हेल्थ वर्कर कितने हैं, हमें कितने चाहिए होंगे। और ये सारी कहानी हमें कैसे पता चले कि if you have data, and that data will also improve health outcomes. It identify disease pattern, क्या करेगी, कौन से ऐसे डिजीज है और उनके पैटर्न्स क्या हैं, वो ये काम आप लोगों का है। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिससे डिजीज आ सकती है, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। एंड देन अफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ के अंदर को हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। ओके, तो इट मीन्स दैट so data analysis is one of the biggest challenge in public health students. So you need to know how to analyze the data, how to collect the data, how to interpret the information from data। ठीक है, यही काम होता है पब्लिक हेल्थ वालों का ना। सो यू मोस्टली डील विद डेटा, यू मोस्टली डील विद, इफ यू डोंट नो अबाउट द डेटा यू कैनॉट बी अ गुड हेल्थ वर्क, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ओके, सो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना ये प्रैक्टिकली भी चीजें सारी चीज सिखा दें कि डाटे को आपको कलेक्ट करना तो थोड़ा बहुत आपने उस दिन सीख लिया, डाटा कलेक्ट करके मुझे भेजा है, लेकिन अब इस डाटे को एनालाइज करना और उस एनालिसिस डाटे के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी, इसे कहते हैं डाटा साइंस। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है डाटा एनालिसिस की है? डिटेक्ट एंड मॉनिटर डिजीज आउटब्रेक, evaluate health program and intervention, identify रिस्क जो भी होगी पॉपुलेशन को, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये पॉलिसी मेकिंग क्या होती है? व्हाट इज अ पॉलिसी मेकिंग? पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट।
जो पॉलिसी बनती कैसे है कि इस मुल्क में ये पॉलिसी चलनी चाहिए? पार्लियामेंट बनाती है। पाकिस्तान में ये कानून चलेगा, ये पॉलिसी है, ये कहां से बनता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट को गाइड कौन करता है? एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये आप, ठीक है, ये वो एक्सपर्ट है जो कल को प्रोड्यूस होने हैं या अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी वो जम जुम रहे हैं, ठीक है, अभी प्यूपा लार्वा स्टेज के ऊपर है। आप वो एक्सपर्ट्स हैं, आपने कल को जाकर, अगर आपको हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं होगा, हम आपको बताया ही नहीं होगा, तो कैसे इस मुल्क का की अच्छी पॉलिसीज बनेंगी? इफ यू डोंट हैव द नॉलेज इन हाउ टू, ये कौन सी पॉलिसी और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। वो चीजें हैं, आपने पॉलिसी मेकर्स को कहना और फिर अपने अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बराबर करवाना है कि इसके वोट, इसके हक में वोट देना है। जैसा कल माशाल्लाह हमारी 27th अमेंडमेंट पास हो गई है, तो मुल्क की बेहतरी के लिए जा रही है। तो ऐसे ही आपने पॉलिसी, अपनी पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट। अच्छा, कोई भी बंदा कहते ना, पिछले दिनों 2 साल पहले कहते यार, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते थे लेकिन लोग उसकी जजा सजा नहीं थी। क्यों? साइबर क्राइम एक्ट ही नहीं बना था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बना लिया है, अब उस एक्ट के थ्रू सजा होती है। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह ही आपने कोई पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज, फर्ज की आप कहते हैं कि यार ये जो धुएं वाली गाड़ियां खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन सजा कैसे मिलेगी? जब एक एक्ट पास होगा, जब एक पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, तब वो, ठीक है, समझ आ गई? बलूचिस्तान से लड़की आई है, नहीं पढ़ती, उसको गोली मार दी जाए, ठीक है, तो ये कब कब होगा? जब लॉ होगा, कोई टैक्स पास होगा, कोई ठीक है, समझ आ गई आपको? तो अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने अब यहाँ के बच्चों को 75% पे अटेंडेंस शॉर्ट नहीं निकालनी, मैंने 85 पे निकालनी है, मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी कैसे बनेगी? नहीं, मैं एक लेटर लिखूंगा चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ कि मुझे लगता है बच्चों की अटेंडेंस 75% से 85% होनी चाहिए। तो वो फिर डिपार्टमेंट, वो जो चेयरमैन है आपके डिपार्टमेंट का, वो एक कमेटी है, बोर्ड ऑफ स्टडी होती है हर डिपार्टमेंट की, उसके अंदर वो उसको डिस्कस करता है और टीचर्स के साथ, बाहर के एक्सपर्ट के साथ। अगर उन्होंने पास कर दिया, वो अभी भी नहीं लगेगी। ठीक है, अभी वो फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी होती है, फैकल्टी लेवल के ऊपर, फिर वो पॉलिसी डिस्कस होगी कि इस डिपार्टमेंट के इस टीचर ने इसके थ्रू ये पॉलिसी दी है, क्या इसको पूरी फैकल्टी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अगर तो वो कह दें तो ठीक है, नहीं तो अगर रिजेक्ट कर दें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फर्ज किया उन्होंने ही पास कर ली, फिर एकेडमिक काउंसिल में जाती है, एकेडमिक काउंसिल उसको पास करती है, फिर सिंडिकेट में जाती है, फिर सिंडिकेट में पास हो जाती है, तो इट मीन्स काफी हद तक वो पॉलिसी, लेकिन उसको फाइनल टच कौन देता है? सेनेट। क्या कहता करता है? वो जो पॉलिसी सेनेट ने प्रूव कर दी, वो पॉलिसी अगले साल से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सांस नहीं लेना चाहिए, तो ये पॉलिसी उस वक्त तक सांस नहीं वो लेते रहेंगे जब तक ये सेनेट से पास नहीं होगी। समझ आ गई आपको? तो ऐसे ही ये पॉलिसी, जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब आप कन्विंस कर लेंगे इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन लॉ मेकर्स को, कि वाकई, लेकिन वो कैसे कन्विंस करेंगे? इफ यू हैव एविडेंस, आपने किसी बंदे को कन्विंस करना है कि दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, दैट इज
very important for public health concern. So you need data, you need and their analysis and some surprising information that will lead to disaster in public health management. That policy will be adopted. Okay, so that's why you need to understand why I'm teaching this to with what is the importance of this data analytics in public health. समझ आ गई? अगर आपने पॉलिसी मेकर्स आपने कोई चीजें करनी है तो और इससे हमें हेल्थ केयर रिसोर्सेज को भी इंप्रूव करने में if we have the data that how many patient daily came to the hospital for a year, then we will know how much equipment we need, how much doctors we need, how much nurses we need. if भी वो लोग कम आ रहे हैं लेकिन आपने नर्सेज भी ज्यादा हायर कर ली और डॉक्टर भी ज्यादा हायर कर लिए, that definitely that will not be good for the betterment of this public. बल्कि पब्लिक का पैसा है वो गलत जगह पर यूज हो रहा होगा. जापान में क्या किया हुआ है कि जापानीज क्या करते हैं कि उन्होंने उसके कंट्री के अंदर जितनी भी खुराक जाती है जो इंपोर्ट करते हैं उसका उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है. जापानीज स्टैंडर्ड्स है. फर्ज किया उसके अंदर ये कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये पैथोजन नहीं होना चाहिए, इतने उसके अंदर विटामिन होने चाहिए, इतना उसका साइज होना चाहिए और उसके अंदर कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए. अगर कोई इसमें से कोई भी एक चीज इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट, दैट दिस विल नॉट बी अलाउड टू इंपोर्ट इन जापान. इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जितने भी लोग हैं जब वो खुराक खाते हैं तो क्या होता है, बीमार नहीं होते हैं. आप जापान, आप में से गया कोई जापान? हैव यू एवर बीन टू जापान? गरीबो, मैं गया हूं. ठीक है, जापान टोक्यो शहर में जाए, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा शहर, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, लेकिन यू विल नॉट फील एनी पोल्यूशन देयर. आज कौन मर गया? ठीक है, यू कैन नॉट फील कि देयर इज एनी पोल्यूशन देयर. अच्छा, आपको पता है कि जापानी गाड़ियां सिर्फ 4 साल के लिए चलती हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाती हैं. वाई? they don't want to pollute their environment, they don't want to pollute their environment. और वो हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है. समझ आ गई? अब वो 3 साल साल अपनी गाड़ियां चलाते भी उसके बाद फिर पैसा कमा लेते हैं और उनकी इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होती. आप पूरे जापान में हॉस्पिटल ही नहीं नजर आएंगे आपको, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं. मैंने उनकी मेट्रो में भी सफर किया, मैंने उनके शहरों में भी गया हूँ. मैं योकोहामा, एक कॉन्फ्रेंस थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वहां गया था योकोहामा. उनका जो तो वहां पर डिसिप्लिन है, लोग सारे लाइनों में चलते हैं. मैंने ना जो उनका एयरपोर्ट है ना टोक्यो का, वहां से मैंने योकोहामा जाना था वो बुलेट ट्रेन के ऊपर. तो मैंने उधर एक लड़की से पूछा कि कब ट्रेन आएगी. लड़की नहीं, वैसे किसी इंग्लिश में. तो वो कहती कि व्हाट्स द टाइम ऑफ द ट्रेन. मैं कहा 10:17. कहता कहती एट 10:17 देयर विल बी ट्रेन, जस्ट आपने उसमें बैठ जाना है. ना उसने कहा 10:18, ना ही 10:19, 10:17 पे ट्रेन आनी थी और एग्जैक्टली 10:17 पे ट्रेन आई और उसके ऊपर योकोहामा लिखा हुआ था. 16 भी नहीं, 18 भी नहीं, इतना टाइमिंग परफेक्शन. और वो कहते हैं हम जस्ट जब देखते हैं ना 10-17 हो गए, हम नहीं देखते ये ट्रेन कहाँ से आ रही है, हम उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो उसी की ट्रेन होती है. हाउ टाइमली दे आर. और वहां पर टोक्यो शहर के अंदर हर जगह अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए हुए हैं. अगर हम कहेंगे ना
कैसे? पर क्या, एक इधर पब्लिक हेल्थ के अंदर अगर मेट्रो स्टेशन बना हुआ है ना, एक एग्रीकल्चर में बना होगा, एक आगे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बना होगा, एक उधर जो वीसी ऑफिस के साथ, इतने मेट्रो स्टेशन है और सारे के सारे आपस में वेल कनेक्टेड है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं, गाड़ियां अपनी यूज नहीं करते, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम है, लोग हेल्दी है। मैंने कोई भी बंदा मेरी तरह का मोटा नहीं देखा, सारे स्लिम एंड स्मार्ट, एवरीवन वाज स्लिम एंड स्मार्ट। किसी को खांसी नहीं आ रही थी, किसी को, दे ऑल एक्सरसाइज करते हैं। तो दैट्स द रीजन, उनकी पब्लिक हेल्थ की जो पॉलिसीज हैं, और दे उनके पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट अच्छे होंगे ना, हमारे जैसे नहीं ना होंगे निकम्मे निकम्मे जिन्होंने पता ही नहीं डाटा एनालिसिस कैसे करना है, ये क्या करना है, पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना, उसको मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक हो गया? समझ आई? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट। अच्छा, अब आप ओके, अब कॉमन डाटा। अच्छा, अब दो तरह का डाटा होता है, एक होता है, मैंने पहले बताया था, प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा? प्राइमरी डाटा वो होता है, प्राइमरी डाटा आर द डाटा दैट यू कलेक्टेड, दैट you guys go to the person, interview them, or you go to the plants and collect the data. This is known as प्राइमरी डाटा। यू, जिस तरह अभी आपने सर्वे किया है, आपने एक क्वेश्चनेयर बनाया, लोगों से कहा कि आप इसके बारे में गिव अस द, उसके अंदर कमेंट्स करें और उससे डाटा कलेक्ट किया, दिस इज नोन एज प्राइमरी डाटा। या आपको एक्सपेरिमेंट किया, आपने वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए आपने वैक्सीन डेवलप की और फिर उसको लोगों को ट्रायल किया, और उस ट्रायल से देखा कि कितने परसेंट लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, और कितने परसेंट लोग इससे एलर्जी हुई है, कितने लोग हैं जिनको हेडेक हुआ है। दैट इज अ डाटा, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। दैट इज अ secondary data is the data that data has already been published in some books, online databases, और आपका गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश हुआ हुआ है, आप उस डाटे में से कोई डाटा आपने अपनी मर्जी का लेना, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। अच्छा, अब उसके लिए दुनिया में अगर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा सोर्सेज हैं, वो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ सर्विसेज है। फिर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेबोरेटरी जो उसमें होता है उसका डाटा होता है। फिर डिजीज सर्विलेंस सिस्टम होता है, बेचारा अक्सर एक्सटेंशन वर्कर्स है या जो भी है, ये डाटा पोलियो के कितने लोगों को पोलियो की वैक्सीन लगी या नहीं लगी, ये एक डाटा है। ठीक है। फिर वाइटल स्टैटिस्टिकल, जिस तरह डेथ और कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग जिंदा है, इसका डाटा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ठीक है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक डाटा। इन्वायरमेंटल डाटा क्या होगा? कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना, और उससे कौन सी डिजीज आई किसी इलाके में। जून के महीने में पिछले 20 साल का डाटा लें कि जून के महीने में जिस महीने बारिशें ज्यादा हुई हैं, उस साल कौन सी डिजीज ज्यादा हुई है। जिस साल बारिशें कम हुई हैं, उस साल कौन सी डिजीज कम हुई है और कौन सी डिजीज ज्यादा हुई है। दैट विल हेल्प अस इन द फ्यूचर, कि जब अगले साल लोग ये कहेंगे इस साल बारिशें ज्यादा होंगी, तो हमें कौन सी ऑलरेडी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है और कौन से मेजर पहले ही ले लेने हैं। अगर कोई कहे कि इस साल सैलाब ज्यादा आएगा, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये कौन बताएगा? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप लोग ही बताएंगे। आप लोगों के की ये जॉब है, आप लोगों की ये जॉब है। योर जॉब इज टू मैनेज द पब्लिक हेल्थ कंसर्न, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, आपने ही ये काम करना है। अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो ज़ाहिर है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा, भाई फसलों को नुकसान ना हो जाए सैलाब से,
तो उसके लिए क्या किया जाए, किसानों को क्या बताया जाए कि आप कौन से ऐसे कंसर्न करें, दैट इज द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। योर डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन से रिलेटेड ना। तो इसलिए यू शुड नो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द, आप अभी से अपना ना एक डाटा बैंक बनाते जाए। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें या अपने पूरे दुनिया का ना डाटा कलेक्ट, इफ यू हैव अ डाटा यू कैन इजीली एनालाइज। मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको एनालाइज कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे हैं, और उससे आपको ये समझ आ जाएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन किसे कहते हैं, अंदाजा लगाना, नजूमी जिसके कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एनालिस्ट भी उसको कहते हैं, जो प्रिडिक्शन करता है वो क्या है, एनालिस्ट है। आप अगर डाटा साइंस को की बेस के ऊपर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो लोग कहेंगे माहरे पब्लिक हेल्थ। पब्लिक को उर्दू में क्या कहते हैं, अवाम, अवामी सेहत, माहरे अवामी सेहत। वाह, क्या नाम आएगा जब टीवी पे अहमद मीर के प्रोग्राम में आएगा, माहरे, आपका नाम क्या है, आतिका, माहरे अवामी हेल्थ। वाह, अवामी सेहत, तो माहरे अवामी अमूर इन बलोचिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या करेगी, तो फिर तबाही कर देगी, है ना। ऐसा बोलेगी उसे जाके, ये आउटब्रेक वहां आया, ये आउटब्रेक बलूचिस्तान में आया, ये आया, ये आया, लोगों ने इसको ऐसे बोलेगी ना। तो दिस इज, कैसे आपको क्यों बुलाएगा कोई, ये मैं आप लोग के अंदर वो बोलना नहीं, आप लोगों ने नहीं बोलना, मैंने बोलना है या मैंने बकवास करनी है, ठीक है। अ, आप मैं आप मुझे पैसे मिलने हैं बोलने के ना, ठीक है। ओके, डेटा एनालिसिस मेथड्स कौन से होते हैं, आप क्वेश्चन वही आ गई। एक होता है हमारे पास, फर्ज किया हमने देखा कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहां पर हमने देखा कि हमें 10 बंदे मिले हैं टाइफाइड के। फर्ज किया बता, फर्ज किया, चलो 100 लगा लो, ठीक है। यहां पर मिले हैं, फैसलाबाद में मिले हैं 90, मुल्तान में भी 90, यहाँ पर 70 मिले हैं, यहाँ पर 80 मिले हैं, यहाँ पर 85 मिले हैं। अच्छा, अब ये डाटा है, अब इस डाटे में का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, डाटा एनालिसिस में सबसे पहला काम हम करते हैं एवरेज निकालना। क्या निकालना, एवरेज निकालना। अब इन सबको प्लस करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 पे डिवाइड करें, करें, ये हो गया मीन, ये क्या हो गया, मीन, ठीक है, ये क्या हो गया, मीन। अच्छा, उसके बाद आता है मीडियन, इस उसके बाद क्या आता है, मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे शॉर्ट से, पहले आता है 70, फिर क्या है 80, 85, 90, 90 और 100, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट क्या चीज हो रही है, 90, इसे कहेंगे मोड, इसे क्या कहेंगे, वो डाटा, वो नंबर दैट इज repeated many times and in more number, that is known as mode, that is known as mode, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है मीडियन, मीडियन होता है जो दरमियान में होता है। पर क्या आप यहाँ पर दो ये, अब 85 और 90, ये दो, इनको हम करके इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर दरमियान में पर 86 आता है तो मीडियन 86 होगा, लेकिन अगर दरमियान में 2 आ रहे हैं तो उन दोनों का एवरेज वो होगा मीडियन। वो क्या होगा, मीडियन। आपने डाटा जब एनालिसिस करना है तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ये चीजें मालूम करनी होती है, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने ना
ये होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसका एक्स डैश क्या है, एवरेज क्या है, बताइए बच्चों। 80, 85.8, ठीक है। फर्क किया, अब हमने ना अगला कॉलम है एक्स माइनस एक्स डैश, इसका मतलब क्या होगा, एक्स में से एक्स माइनस करना है, तो करें तो ये एक्स है, इसमें से 85.8 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 14.2, आगे 4.2, आगे 4.2, आगे 70 में से 85.8 गए, -15.8, ओके। उसके बाद माइनस -0.8, क्या ये क्या है, ये क्या है, अच्छा अच्छा, -5.8, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब ये डाटा आ गया, अब हम इसको, इसका स्क्वायर ले, इसका ले स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो अब इसका ले 14.2 का स्क्वायर क्या होगा, करो करो बच्चों, 14.2 को 4 है 201, एंड इसका आगे, आगे माइनस इसका 24, उसके बाद, उसके बाद अब इन सबको प्लस करें, इसको समेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सुमेशन, ये सुमेशन करें तो क्या होगा, सुमेशन करें इसको, कितना आ गया, 520.84, ठीक है। आपने जो स्टैट है ना, स्टैट, उसके अंदर ना इस तरह के एनालिसिस करने हैं, लेकिन ये एनालिसिस आपको आने चाहिए पहले बेसिक, फिर आपने, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा काम आप एक्सेल में कैसे करेंगे, उसमें एक क्लिक में हो जाएगा। लेकिन आपको एक्सेल में करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको वैसे कैसे करते हैं, क्योंकि एआई आपको ये बता तो देगी, लेकिन एआई को पहले बताना पड़ेगा कि आपने करना क्या है, स्किल्स आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद अब हमने ना एक चीज मालूम करनी है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या कहते हैं, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चे, इसकी ना आप डेफिनेशन लिखें, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या, तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएशन किसे कहते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस डाटा के अंदर वेरिएशन है, वेरिएशन है ना, वेरिएशन किसे कहते हैं, चेंज इन द डाटा सेट, दैट इज नोन एज वेरिएशन। अच्छा अगर ये कितनी वेरिएशन है ये मालूम करना, इसे कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस, इसे क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। और इसका आगे फर्दर एक और होता है नोवा, उसको बाद में बताएंगे, फिलहाल वेरिएंस, वेरिएंस कहते हैं सिग्मा स्क्वायर को, सिग्मा स्क्वायर। अच्छा उसके बाद वेरिएंस से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस से क्या निकालते हैं, पहले हम वेरिएंस निकालेंगे फिर उसे स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard deviation is a statistical measure that quantify
हॉर्स स्प्रेड आउट आर अराउंड द मीन ऑफ अ डाटा सेट। फर्ज किया ये जो वैल्यू है ये मीन से कितनी डिफरेंट है। ये वैल्यू मीन से, ये 4.2 का मतलब क्या है, ये वैल्यू मीन से कितनी डिफरेंट है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड आप ईच वैल्यू फिर उसका सारे का कम्युलेटिव हम मालूम करते हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा स्क्वायर ये मालूम करता है कि आपका जो डाटा है, फर्ज किया मैंने अक्सर कहता हूं कि मैंने हाइपोथेसिस कल भी दिया था, क्या दिया था कि मैंने क्या हाइपोथेसिस दिया था, कद वाला। हाँ, अच्छा, अब वो कैसे मालूम करेंगे कि किसका कद किसका वो कब्ज ज्यादा है, उसके लिए ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपने कैसे डाटे को एनालाइज करना है। आजकल जब हमारे पास ये तो डाटा है ना सिर्फ 5 शहरों का, अगर ये 5,000 शहरों का डाटा हो या 5 लाख शहरों का डाटा हो, तो वी नीड हम गुड सॉफ्टवेयर, गुड कोडिंग। आजकल जो डाटा है ना वो पूरी दुनिया में वो हाई थ्रूपुट डाटा यूज होता है। हाई थ्रूपुट डाटा का मतलब बहुत ज्यादा डाटे के ऊपर लोग काम करते हैं, और उसके लिए आपको मशीन लर्निंग टेक्निक जो है ना वो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, क्योंकि डाटा जितना ज्यादा होगा उतना हमारा उसमें से आउटकम के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैंने सिर्फ 4 लड़कियों का कद नापा, तो एक का नापा तो 4.2 निकली, एक की 4 निकला, एक का 5 निकली, तो एक की निकली 4.5, तो एवरेज क्या होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाहौर की लड़कियों का कद सिर्फ इतना सही है। वी नीड टू ऐड मोर डाटा। फर्ज किया हमें बाद में मैंने 4 और लड़कियों का डाटा लिया, उसका डाटा था एक का 6 निकला, एक 6.5, एक का 7, एक का 9। तो अब एवरेज वैल्यू, बच्चे एवरेज वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इट मींस दैट जितना डाटा ज्यादा होगा, जितना बड़ा डाटा सेट होगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा। अच्छा, अब फर्ज किया अब हमने ये डाटा ले लिया, इसकी एवरेज वैल्यू है। फर्ज किया ये हमने ग्राफ बनाया, इसके अंदर इसकी एवरेज वैल्यू इधर आती है। क्या आती है, फर्ज किया इसकी एवरेज वैल्यू है 5.2। एवरेज वैल्यू कितनी आई। अच्छा, अब कितने परसेंट चांस है कि जो मैं नेक्स्ट किसी भी लाहौरी का कद नापूं तो वो कितना हो सकता है। ठीक है, उसके लिए ये होता है कि ये जो अभी मैं वेरियंस लूंगा ना, वेरियंस मैंने क्या कहा था, वेरियंस। अब वेरियंस का फार्मूला अब मैं आपको बताता हूं। वेरियंस, अच्छा, वेरियंस का फार्मूला है, इसको प्लस कर लिया। ठीक है, अब वेरियंस का फार्मूला ये है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। उसका फार्मूला है कि सुमेशन एक्स माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स डैश उसका स्क्वायर, फिर उसको सुमेशन, सुमेशन ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल। कितने हैं, इसको एन कहते हैं। अब इसको ना आप एन पे डिवाइड कर दो। एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, वो इसका वेरियंस होगा। वो इसका क्या होगा, वेरियंस होगा। ठीक है, ले बच्चे,
ओके, अब है ये कितना आया 60 86.8। अब हमने ना इसका लेना है, ठीक है, इसका लें स्क्वायर रूट। क्या बना है, मैं ना कंफर्म कर लूं। ये आप कर लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ये कितना आया इसका, कितना है 9.31। अच्छा इसे कहते हैं सिग्मा, इसे क्या कहते हैं, एस स्क्वायर था जब ये वैल्यू थी, नहीं ये इसके बाद जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 86। ये क्या है सिग्मा स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कहते हैं या ऐसे भी कह देते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इज 86.8। और जो सिग्मा है एफ सिंपल वो आई है 9.3। कहा जाता है कि अगर अगर हम एक अननोन सैंपल का डाटा लेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एवरेज वैल्यू है ना उससे सिग्मा प्लस करें या उतने ही माइनस करें। नहीं लगी समझ, फर्स्ट के इसकी एवरेज वैल्यू आई 85.8, ऐसे ही है, एवरेज वैल्यू क्या आई थी इसकी 85। अब इसमें से प्लस ये करें 9.3, वो कितना आएगा 85.5 में प्लस भी करें उतने माइनस भी करें, 95 पॉइंट और इधर माइनस करें। अच्छा अब देयर इज अ चांस कि जो आपका डाटा आएगा ना वो इसके दरमियान में आएगा। 67% चांस ये होता है, 60, अगर 100 में से 67 लोगों का जो कद आएगा वो इसके दरमियान में आएगा। नहीं लगी समझ, 67% चांस ये है कि 100 में से 67% लोगों का डाटा ये आएगा कि उनका जो कद है वो या इसके दरमियान में आएगा अभी 76 और अच्छा और 90 उस अगर इसके अंदर सिग्मा +2 कर दें, ये प्लस सिग्मा है ना सिंपल, +2 सिग्मा कर दें, सिग्मा को 2 से मल्टीप्लाई करके उतना प्लस करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उतना माइनस और उतना प्लस, तो वो होगा 95%। वो क्या होगा, चांस है कि वो इसके दरमियान में डाटा होगा। 100 में से 95% ये होगा, ठीक है। अगर सिग्मा 3 कर दें, 3 सिग्मा कर दें तो वो 99 पॉइंट, और वो बहुत ही रेयर होगा वो। अच्छा अगर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, फर्ज किया हमने कोई ट्रीटमेंट दी, फर्ज किया हमारे पास 99 लोग यहां पर है पंजाब से, फर्ज किया 99 people in this classroom are from Punjab and one from Balochistan. This is rare. This is rare. It means that 1 divided by 100, तो इसकी पी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, ये 0.01। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम हो तो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, फर्ज किया फर्ज किया हमने 6 ट्रीटमेंट दी एक एंटीबायोटिक को किल करने के लिए। पहली ने 100% बैक्टीरिया, नहीं सर, पहली ने 85% बैक्टीरिया किल कर दिए, दूसरी ने 83% बैक्टीरिया किल कर दिए,
तीसरी ने 84, चौथी ने 85.5% बैक्टीरिया, पांचवी ने 82%। लेकिन एक एंटीबायोटिक ऐसी थी जिसने सिर्फ 50% ही बैक्टीरिया किल किए, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। एक ऐसी ट्रीटमेंट है उन छह में से जो बाकियों से डिफरेंट है। तो इट मीन, अच्छा, अगर हमें एंटीबायोटिक एक ऐसी मिलती है 50% की बजाय वो 99% बैक्टीरिया किल कर रही है, बाकी पांचों सेम आ रही है, एक ऐसी है वो उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, इट मींस दैट देन द पी की वैल्यू फिर 0.05 से कम आएगी। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम हो, इट मींस एक ऐसी कोई वैल्यू है जो टोटली डिफरेंट है, जो, और वो एक यूनिक रिजल्ट होगा। फर्ज किया हमारे यहाँ पर 99%, हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, ओनली 3 पीपल्स आर फ्रॉम, तो इट मींस देर भी, अगर, लेकिन अगर यहाँ पर 60% पाकिस्तानी हो, 40% भी, आप 40% पाकिस्तानी हो, 30% अफगानी हो और 30% इंडियन हो, देन पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी, क्योंकि कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है अमंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन। समझ आ रही है? अब आपका वो कंसर्न क्या होगा, इफ जब पी की वैल्यू इज लेस देन 0.05, इट मींस दैट मैंने कोई नोवेलिटी डिस्कवर कर ली है, मैंने कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आप कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा लगाते हो, आपने कोई जीन आइडेंटिफाई किया, देखा कि उसका फंक्शन क्या है, आपने देखा कि नॉर्मल के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है 1, लेकिन जब कोई उसको उसी जीन का एक्सप्रेशन प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, लेकिन जब हम कोई उसके ऊपर अटैक करवाते हैं किसी वायरस का, तो उस जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है 150। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। लेकिन अगर हम कहेंगे उसकी वैल्यू पहले 2 थी, बाद में 2.2 रह गई है, हो गई है, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम नहीं आएगी। ये पी की वैल्यू बड़ी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, तो इट मीन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अब आपने करोड़ों का डाटा है, आपने उसमें से देखना है, तो उसके लिए डिसीजन लेने के लिए आप कैसे क्या करोगे, उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, फिर हमारे पास एक डाटा आएगा, उस डाटा में से देखेंगे किन के पी की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, देन आप एक सरप्राइजिंग डिसीजन लोगे कि इतने जो ट्रीटमेंट में ये दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मेरी बात की समझ आई ना? एंड दिस इज द वर्स्ट, उनमें से एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो दूसरों से डिफरेंट है। आपने एक डाटा कलेक्ट किया, आपने देखा कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो अभी यही जो पेशेंट थे वो इतने इतने मिल रहे हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है जिसमें सिर्फ 5 बंदे मिले हैं, इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट, why there is a so much less number of patient in that। अब आप देखेंगे उसको एज ए केस स्टडी के तौर पर करें, क्या उसका एनवायरनमेंट अच्छी है, क्या उसकी हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, क्या उनके डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, या उनके वो जो वेक्टर्स हैं जो डिजीज स्प्रेड करने वाले हैं वो वहां नहीं है। इट मींस आप एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हो कि ऐसा क्या हुआ कि उस इलाके में ये डिजीज का आउटब्रेक कम है या ज्यादा है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? ये चीजें आप लोगों ने जब इस तरह का डाटा एनालाइज करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके मैं जो काम कर रही हूं, जो कर रहा हूं, मैंने अपना डाटा जनरेट किया है, मैंने अपना नॉलेज जनरेट किया है, और मेरे अपने ही, वो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो अपनी नाम के ऊपर कि ये मैंने काम किया, ये इस तरह का काम हुआ। इतनी पूरी दुनिया के अंदर आजकल डाटा हासिल करना
बहुत इजी हो गया डाटा। मैं आपको पाइथन, आप लोग काइंडली सीखिएगा पाइथन। पाइथन के लिए सिर्फ हम एक कोड देते हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान की बैंकिंग के अंदर फर्ज किया कितने अकाउंट है उसका डाटा चाहिए तो वो मिल जाता है। आपको चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। आजकल तो पाइथन ने इतना आसान कर दिया है। पहले तो हम क्या करते थे, पहले फोन करते थे उनसे, डाटा लेते थे, लिखते थे कॉपी पे ऊपर, फिर आगे उसको कंप्यूटर में फीड करते, फिर एनालिसिस करते थे। आजकल तो मुझे पता है, मैं ना एक अभी 2 महीने पहले की बात है, हमने ना एक पेपर पब्लिश करना था। चिकपी कोलोरिक डवार वायरस, एक चिकपी कोलोरिक डवार वायरस है ना, उसकी पूरी दुनिया में ना कोई 257 लोकेशन से रिपोर्ट हुआ था वो पूरी दुनिया में। और हमने क्या करना था कि उसका डीएनए का डाटा लेना था, सीक्वेंस का, उसकी प्रोटीन का डाटा लेना था। फिर हमने ये डाटा लेना था कि वो किस इलाके से रिपोर्ट हुआ। फर्ज किया इंडिया, इंडिया के किस शहर से, गुजरात, गुजरात की किस जीपीएस लोकेशन से। अब हम क्या करते थे कि एक एक डाटा लेते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, एक वेबसाइट पे जाना, वायरस की सीक्वेंस कॉपी करनी, डेट ऑफ कलेक्शन, वो डेट, फिर उसका मेटा डाटा, इसको 257, आपको पता है कि इतना बड़ा डाटा, इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए वी नीड टाइम। अब मेरा एक स्टूडेंट आया परसों चौथ, मैंने कहा, और अपने पेपर पब्लिश कर दिया, बड़े अच्छे जर्नल में हमारा वो पेपर। हमने एक नोवल आइडिया, उस वायरस को क्लासिफिकेशन के लिए, या उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए वो कहाँ जाएगा, उसको फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के दौरान क्या होगा, इसके ऊपर हमने एक पेपर पब्लिश कर दिया। बड़ा अच्छा पेपर हमारा पब्लिश हुआ। अब मेरा इरादा था कि एक मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस है, उसके ऊपर भी आप भी इस तरह का काम किसी वायरसेस के ऊपर कर सकते हो। इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट, आई कैन हेल्प यू। ह्यूमन वायरसेस के ऊपर ना, या प्लांट पैथोजेंस या ह्यूमन पैथोजेंस के ऊपर, उसकी सर्विलेंस, उसका फ्यूचर में क्या होगा, ये सारा सारा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। हमने क्या किया, अब मैंने एक और बच्चे को कहा, बच्चे यार ये काम हम दोबारा करते हैं। वो बच्चा मेरे पास आया, मैं कहा इस तरह का डाटा चाहिए, तो मुझे कहता सर मसला ही कोई नहीं। उन्हें 2 दिन नहीं, एक दिन में मुझे डाटा सारा कलेक्ट करके दे दिया। जो हमें पूरा एक महीना लगा था, उसने पाइथन से कोई कमांड डाली, और वो उसने बकायदा एक्सेल की शीट में वो डाटा पूरी दुनिया से कलेक्ट करके, और बकायदा उसके वो भी बना दिया, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कंट्री नेम, कंट्री जीपीएस लोकेशन। अब ये डाटा जब हमारे पास आ जाएगा, उसको एनालाइज करना तो हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर लेते हैं हम। चाहिए उसको, फिर आप नेक्स्ट है कि आपका राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। वो 3-4 चीजें आपको आ गई है ना, तो आप किसी भी तरह का, मेरे लिहाज से, अच्छा, अब जो वो जो है ना, जो आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो एक्चुअली वो इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं आपको। 3 महीने में डाटा साइंटिस्ट बन जाए, उससे कमाए, पैसा कमाए। जो जो ऑनलाइन आजकल वो टूल्स आए हुए हैं जिससे पैसा कमाते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्रीलांसिंग। उसमें आपको ये डाटा एनालिसिस आता है ना, इतने पैसे कमा सकती हैं कि वो सऊदी अरब में, यूके में, इधर उधर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको नहीं आती, वो आपको असाइनमेंट भेज देते हैं, आप उसके डाटा एनालिसिस करके, स्किल्स है ना आपकी, ये क्या है, वो आप उससे ये पैसे, फिर आपको बिजनेसमैन आ जाता है, यार मेरा पास ये डाटा आया है, इसको जरा एनालाइज करके बताओ कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट किस जगह ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। और मेरे पास टाइम नहीं है, उनके एम्प्लॉइज ने पूरे पाकिस्तान से डाटा या पूरी दुनिया से डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता, वो आपको कह देता है यार इसको एनालाइज करके बताओ कि मुझे फ्यूचर में कौन सी पॉलिसीज, फर्ज के लैया में एक डिजीज आउटब्रेक ज्यादा आई है, तो उसकी रीजन तलाश करके बताएं कि वाई, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पॉलिसीज भी डेवलप करनी चाहिए। तो ये अब आपका काम है ना, आपका काम यही होगा ना। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती हैं या किसी जगह काम करती हैं, तो आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, कितनी सेल कम हुई है, वो भी सारा पता, हमारे पास डाटा आ जाता है, और डाटा की रीजन भी पता चल जाती है। समझ आ गई? आप बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं इससे। क्या बन सकते हैं? आपके पास ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा है, इतना अच्छी स्किल है, अगर आप मुझसे सीख ले तो आपको बड़ा फायदा होगा। उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए होंगे, आप आए, मैं आपको भेजूंगा अभी सॉफ्टवेयर, तो आप काइंडली उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको पाइथन भी आनी चाहिए, आपको एक्सेल भी आनी चाहिए, मैं एक्सेल में पहले सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो जो
मकसद क्या है पूरी, मेरे लिहाज से पूरी पब्लिक हेल्थ की डिग्री 4 साल 8 साल 8 सेमेस्टर करने की ना, वो अल्टीमेटली ये है, ये आप एक सेमेस्टर में भी सीख सकते हैं। 8 साल पढ़ने की बजाय, इसलिए तो लोग आजकल कहते हैं 3 महीने का शॉर्ट डिप्लोमा करें और सिर्फ पैसे कमाना शुरू कर दें। यू गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, तो आप स्किल सीखें, क्या करें? वो स्किल जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेगी, आपको फायदा देगी। हम बस मक्खी पे मक्खी 8 सेमेस्टर बस पास कर लिए यार, बस बस यार बस। और 8 सेमेस्टर में ना हम ना बस इसी चक्रों में आते हैं कि बस इंजॉय कर ले, आई लभने 8 महीने, 8 सेमेस्टर लभने आ, फिर केड़ा जिंदगी च पता नहीं की शादियां हो जानियां, अम्मा बन जाना, छोटी उम्र में मुझे अम्मा बना दिया, अजीब अजीब सी ना ਉਹ मीमा शीमा, उन्होंने बेड़ा गर्क किया इस कौम का। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? हमने स्किल थानू नहीं आती तो अम्मा ही बनना फिर जाके। तो कोई कंपनी वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੇ इतने जा रही थी वो इधर आ गई है। आपको क्यों हायर करेगी? अगर अगर आप किसी कंपनी का 1 करोड़ का फायदा देते हो ना, तब वो आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह देती है। ठीक है, तो ये मैंने ज्यादा हमने कुछ हमारे जो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, जो हमसे अच्छी पोजीशन पे हैं, हम भी माशाल्लाह अच्छी ज़ारा ये टीचिंग प्रोफेशन में हम चले गए। जो हमारे क्लास फेलो थे जो बिजनेस में चले गए, जो कंपनीज में चले गए, अब जो हमारे लेवल के बच्चे हैं ना, वो कंपनियों के सीईओ हैं। हमारे कई क्लास फेलो हैं, जो दोस्त हैं, मेरे जूनियर भी हैं, वो इस टाइम उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई हैं, वो कंट्री मैनेजर है, वो बड़े उस लेवल पे। वो कैसे, मैं उनकी जब कहानी पढ़ता हूं तो वो पता लगता है कि उन्होंने, मेरा कजन है, वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है, ये जो हॉस्पिटल्स में ना मशीनें प्रोवाइड करती है हेल्थ से रिलेटेड ना, ये जो डायग्नोस्टिक इसकी, वो ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो आठ, पहली उसकी जो जॉब हुई थी ना, पहली जॉब वो 8,000 रुपए पे हुई थी, आज से 2010 में। लेकिन वो उससे उसके डिसार्ड नहीं हुआ, वो काम करता रहा अपनी फील्ड में इतना। आज वो एक चाइनीज कंपनी है, उसका पाकिस्तान का कंट्री मैनेजर है। वो बंदा जो 2010 में, अभी कितने 15 साल हुए हैं, 15 साल के अंदर 8,000 रुपए से स्टार्ट करने वाला मेरा कजन, और बिल्कुल गरीब मेरी तरह था, आज माशाल्लाह उसने हैवल रखी हुई है गाड़ी, है 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, और उसके 4 घर हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, तो वो कैसे उसने वो चीजें, मुझे पता है 2010 में मैं भी, मेरी भी जॉब हुई थी इधर पंजाब से एज ए लेक्चरर, और उसकी भी जॉब हुई थी। उसने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आया था, मैं उसके पास ही, अभी मेरे ना इधर किसी कोई इंतजाम नहीं था मेरे पास लाहौर में ना रहने का, तो मैं उसी के कजन के, उसने को किराए पे फ्लैट लिया हुआ था, उसके पास टूटा हुआ होंडा CD70 था, जो थोड़ी देर बाद कहीं बंद हो जाता सी। ठीक है, लेकिन नो, दिस गाय हैज हैवल, माशाल्लाह, ही इज माय कजन, वो मेरा खाला का बेटा है, मेरा सौड़ा भी हैगा। ठीक है, तो समझ आई? तो कैसे कंटिन्यूअस वर्क हार्ड और एक टॉपिक के ऊपर फोकस हो जाना, ठीक है, और उसी के अंदर ही रहना, तो दैट लीड्स टू सक्सेस। समझ आ गई? क्या समझ आई? साला कैसे बनना है? ओके, अच्छा, अब मैंने आपको डिफरेंट ये टेस्ट बता दिए। एक हो गया मॉड मीन मीडियन, फिर जो पी की वैल्यू वाले हैं वो टी टेस्ट है, उसका डिटेल में बाद में बताऊंगा, जिससे पी की वैल्यू निकालते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। फिर एक होता है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है? जीआईएस। जीआईएस क्या होता है बच्चों? आपने आजकल तो जीआईएस की बड़ी एप्लीकेशन है, कौन सा आउटब्रेक है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी, उससे भी आपको जियोग्राफिकल, उसके अंदर वो एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं नॉर्थ साउथ, और वो सारा मैपिंग, सैटेलाइट, स्पेस साइंस वाले
ये काम हमारे करते हैं इधर, उनसे उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कि हमें बताएं कि कौन सा आउटब्रेक और किस इलाके में है। और वो अगर जीआईएस भी आप सीख जाएं, ये एक्स्ट्रा स्किल्स है जो मस्ट आप कोशिश किया करें अपनी डोमेन से अलावा ये चीजें भी सीखें। डेफिनेटली कल को किसी जगह कहते हैं यार हमारे पास ना दो बंदे की पोस्ट है, एक पब्लिक हेल्थ वाला बंदा भी आना हमें चाहिए, एक जीआईएस का बंदा भी चाहिए। अगर पब्लिक हेल्थ वाले को हम ₹1,00,000 तनख्वाह देंगे और जीआईएस वाले को ₹1.5 लाख देंगे, लेकिन अगर कोई एक बंदा दोनों चीजें कर ले उसको हम 2 लाख दे देंगे। है, समझ आ गई? तो आपको वो ज्यादा फायदा, आपको स्किल्स है ये, और कल को आपने अपनी कंपनी बनानी है, जरा आपने कंपनी को दोनों चीजें चाहिए होंगी, आपके अंदर वो स्किल्स है, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। फिर एक होता है टेम्पोरल एनालिसिस। टेम्पोरल एनालिसिस क्या होता है, बताएं बच्चों? नहीं, टेम्पोरल का मतलब टाइम बेस। ठीक है, आज डाटा लिया, 1 महीने बाद लिया, फिर उसके बाद 1 महीने बाद लिया, इसे कहते हैं एक ही जगह से बार बार और डिफरेंट टाइमिंग के में डाटा कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज। अच्छा, एक होता है स्पेशल एनालिसिस। बच्चों लिखते जाएं, स्पेशल एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जो कि डिफरेंट स्पेस के अंदर, जिस तरह लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ठीक है, इस जगह से डाटा लेना, दैट इज नोन एज स्पेशल एनालिसिस। समझ आ गई? और फिर इसके लिए ये सारा काम करने के बाद हम डाटे में से ना एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल किसे कहते हैं? जो इस तरह वो मॉडलिंग करती है ना, वो अपने आप को प्रिडिक्ट कर रही होती हैं कि एडी में हिमा मालिनी। ओके, अब है कि मॉडल किसे कहते हैं? तो मॉडल वो क्या करते हैं, व्हाट दीज मॉडलिंग डू। आपको भी गई मॉडलिंग शो? हैव यू एवर बीन टू मॉडलिंग शो? वहां पर वो ऐसे ऐसे करके वो आ रही होती हैं, वो क्या कर रही होती है, वो शो करा रही होती है वी हैव दिस ड्रामेबाजी। ठीक है, अच्छा अब डाटे डाटे के अंदर से मॉडल निकालना, डाटे को एनालाइज करके हमने एक मॉडल बनाते हैं। फिर उस मॉडल के फर्क क्या, हमने उस दिन मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये मॉडल है। पर क्या a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और x, y की वैल्यू क्या होगी, अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू 4 प्लस 3 7 होगी, अगर x की वैल्यू 2 होगी उसके मुताबिक। इसे कहते हैं मॉडलिंग। इसे क्या कहते हैं, हम डाटे की बेस के ऊपर फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए एक मॉडल बना लेते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। पर क्या हमने देखा कि अगर रेनफॉल इतनी हो रही है अभी, तो इससे 2 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, और रेनफॉल इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है, टेम्परेचर इतना है अभी, तो इससे 4 घंटे बाद क्या, इसे मॉडलिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वो एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल से हमें प्रिडिक्शन हो जाती है कि एक डिजीज की आउटब्रेक अभी कितनी है, अगले सालों में कितनी हो सकती है, ये भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि, और हमें अगर ये मेजर करेंगे तो ये डिजीज इतनी कम हो सकती है, वो कितनी कम हो सकती है वो भी प्रिडिक्ट कर लेंगे हम। ये हम वो नजूमी वाला काम नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों की किस्मत का वो नजूमी वाला और है। ये तो हम एनालिसिस करके हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, और फिर वो मोहरे अवाम क्या है ना, अवामी सेहत, तो आपको फिर बाहर अवामी अमूर जो आलमी अमूर, तो ठीक है, उसके लिए जो टूल्स है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पाइथन है, आर है, एसपीएसएस है, स्टैटिस्टिका 8.1 है, फिर इसके अलावा पावर बीआई पड़ा हुआ है, उसका वो सीख लें। पावर बीआई वो एनालिसिस के लिए बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई। फिर क्यू जी आई, आर्क जी आई एस, ये लिख, कम से कम आपको लफ्ज तो पता होना चाहिए ना, जिंदगी में कल को कोई आपको स्टैटिस्टिकल आके
स्टैट वाला आपको पढ़ाता है ना, तो आप उनको कहना है सर हमें ना स्टैट के इंजीनियर नहीं बनना, हमने स्टैट का ड्राइवर बनना है। ड्राइवर का मतलब है हमें ये सॉफ्टवेयर सिखाएं, ये ना बताओ कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, हमें नहीं पता कि कैसे भी बना हो। हमारा कंसर्न ये है हमें कार कैसे बनी हमें नहीं पता, उसका इंजन क्या होता है वो नहीं हमें पता, हमने ड्राइविंग करनी है। हमने हमने पब्लिक हेल्थ के डाटे को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें ये सिखाएं। हमें ये ना सिखाएं कि ये फार्मूला कैसे बना लेकिन आप किसी बात में वैक्सीन कैसे, है। आप किसी बात में वैक्सीन कैसे, बच्चे वैक्सीन कैसे बनी ये हमारा काम है, हम वैक्सीन के यार अच्छा अब मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ ना, या हम वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं, तो उसको आप नहीं यार इतना तो नॉलेज पे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर तो वो मैंने कहा अगर तुम मैकेनिक भी हो ना नाल ड्राइवर ਦੇ ਨਾਲ ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 90% मैकेनिक बने रहो तो करनी ਤੁਸੀਂ हैगी है ड्राइवरी, तो फिर तो गलत है ना। समझ आ गई आपको? अगर आप ड्राइवर अच्छे नहीं है मैकेनिक अच्छे है तो आपको जॉब ड्राइवर की दे दिया जाए, इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो। आपको क्योंकि आपने अगर सारी एनर्जी मैकेनिक बनने में लगा दी तो पब्लिक हेल्थ वाला काम कौन करेगा? आप पब्लिक हेल्थ के मैकेनिक हैं, आप पब्लिक हेल्थ के हैं, स्टैट के आपको मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है, स्टैट के आपने ड्राइवर बनना है, स्टैट के आपने आपके मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो ये वो सारी बातें थी। वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ट्रैक डिजीजेस, मॉनिटरिंग वैक्सीन कवरेज, assessing health disparities, prediction future health trends, and designing effective public health intervention. Challenges क्या हो सकते हैं इसके अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर? आपका डाटा किसी ने गलत दे दिया, आपको दे दिया जा, आप बीमार नहीं है, आपने कह दिया मेनू तब पित्ते का दर्द था, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए मैंने कह दिया कि है बच्चे, ये इस तरह की भी चीजें हो सकती है। या आपने ब्लड प्रेशर का डाटा लिया 100 बंदों का, बाद में पता चला ब्लड प्रेशर वाली मशीन ही खराब सी, ठीक है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा एथिकल एथिक्स भी होनी चाहिए उसके अंदर, हर चीज की एक एथिक्स होती है, वो एथिक्स को हमें अगर कोई चाहती है कि मेरा डाटा पब्लिक ना किया जाए तो उसके नाम के साथ पब्लिक ना करो, उसको वैसे पब्लिक कर दो कि इतने परसेंट लोग हैं उसके अंदर ये, लेकिन नाम उसका जाहिर ना करो, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल्स भी हो सकते हैं, वे इनकंसिस्टेंट डाटा स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है। डाटा एनालिसिस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड इंप्रूविंग पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम। While leveraging modern and analytical tools and high quality data, health professionals can make informed, evidence based decision to prevent disease and promote well-being. क्या खूबसूरत कंक्लूजन है ना? ऐसे ही है भी डाटा एनालिसिस से आप कितने अच्छे बन सकते हैं, कितने अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं, कितने अच्छे आप एनालिस्ट बन सकते हैं, माहरे आबी अमूर, माहरे नफ्सियात ते माहरे पत्नी केड़े केड़े बन सकते हो, ठीक है। तो आपने ये काम अगर आपने माहर बनना है तो आपको डाटा एनालिसिस ही असल, इसलिए तो आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा मेरिट किसका है? डाटा साइंस का, क्योंकि डाटा साइंस चलता है, ये एक फैशन है आजकल कि डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। हाफिज अटेंड